वुमेन रिजर्वेशन बिल में क्या करना था आज, ये बताइए मुझे। 29 से लागू करने के लिए संशोधन करने। देखिए समझिए, 2023 में सितंबर में जब बिल पारित हुआ तो सर्वसम्मति से पारित हो गया। तो बार बार ये कहना कि विपक्ष इसके विरोध में है या कौन पक्ष में है, ये तो है ही नहीं। सारी संसद ने उसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया, तो इसका मतलब सब लोग उसके पक्ष में हैं। ठीक है, जब बिल पास किया गया था तब कहा गया कि भाई इसको बिल को क्यों आप नहीं बता रहे डेट 2029 में लागू करें या नहीं लागू करें, है ना। तब सरकार ने उसको 2029 में लागू करने की बात पर कुछ जवाब नहीं दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन 2029 में लागू नहीं करने की बात हुई। अब क्या हुआ, उसके बाद 2023 सितंबर के बाद 2024 का चुनाव आया। चुनाव के बाद आए नतीजे, 240 सीटें आ गई बीजेपी के पास। तो फिर अब उनको लगा कि नहीं, यदि 2029 में महिला आरक्षण बिल को नहीं लागू किया गया तो नुकसान हो सकता है। आशंका एक, होगा कि नहीं होगा इसका मतलब नहीं है। अगर यदि बीजेपी 2029 में ये चालू करना चाहती थी तो 2023 में जब ये बिल पास किया गया था उसी दिन तय किया जा सकता था ये बात कि 2029 में हम इसे लागू करेंगे। तब आपने कहा कि नहीं, पहले सेंसस होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर बिल होगा। तब आज अचानक क्या हो गया कि आप सेंसस और डिलिमिटेशन को छोड़ के 2029 पर कर रहे हैं। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। फिर 2029 के चुनाव में होगा, अच्छी बात है। आज क्यों विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ी? अगर 29 के लिए भी चाहिए तो फिर अब आज जब दो बड़े राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के, इस अगले हफ्तों में, तो उसके बीच में विशेष, मान लीजिए सत्र चल रहा होता तो आप बिल पास करवा लेते, अमेंडमेंट करना था जो, ठीक है। आपने विशेष सत्र बुलाया तो ये विशेष सत्र तो 4 मई के बाद भी बुलाया जा सकता था। 15 दिन में तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा कार्रवाई में, ठीक है। तो ऐसा, ये मतलब सरकार को सवाल है, क्या जवाब वो देंगे नहीं देंगे वो उस पर। एक सवाल ये विपक्ष भी उठा रहा है कि भाई ये विशेष सत्र 3 दिन का, इस बीच में जब इलेक्शन चल रहे हो तो क्यों बुलाया गया। और 18 घंटे इतने महत्वपूर्ण बिल जो देश की राजनीति, संसदीय राजनीति की शक्ल बदलने वाला हो, उसके लिए मैं बहुत कम समय मानता हूँ। इसको मैराथन मंथन कहना भी छोटी बात है। ठीक है, 18 घंटे कुछ भी नहीं होते हैं जब पूरा देश का नक्शा बदल रहे हो हम। देश का नक्शा संसदीय राजनीति का, देश का नक्शा संजय राउत की भाषा में नहीं, संसदीय राजनीति का। तो क्यों 18 घंटे में ये जल्दबाजी करने की जरूरत है। फिर एक सवाल ये हुआ कि भाई 543 से बढ़ाकर आपने 815 कर दी और ये बिल पास हो गया, तो इस सरकार को क्रेडिट मिला। क्रेडिट मिलना ही चाहिए, सरकार ने पास करवाया, लेकिन ये क्रेडिट क्यों मिला और ये बिल पास कैसे हो गया जो बिल 26 साल में पास नहीं हुआ। वो इसलिए पास नहीं हुआ सर, क्योंकि पहले जब बिल आया था 1996 में, गीता मुखर्जी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, देवगौड़ा सरकार ने बनाया था, फिर वाजपेयी सर, उस दौरान 543 में से 1/3 181 सीटें महिलाओं को दी जानी थी। तो उससे जो हमारे माननीय पुरुष सांसद है वो कहते, पुरुष सांसद जो थे, मेल सांसद, कि बोले ये तो हमारी दुकान ही खत्म हो जाएगी, 181 सीटें महिलाओं के लिए हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए वो बिल पास ही नहीं हो पाया। इस सरकार ने समझदारी दिखाई और उनका भी 543 आपकी सुरक्षित है, हम और बढ़ा देंगे। तो उनका झगड़ा तो खत्म हुआ, इसलिए बिल पास हो गया। ओके, ठीक है, अब हो गई आपके पास 815 और 35 850 सीटें। अब जब 850 सीटें लाएंगे तो उसका मतलब हुआ कि आपको संसदीय सीटों को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो रीस्ट्रक्चर बिना डिलिमिटेशन के कैसे करेंगे आप? आपकी मर्जी से हो जाएगा। सौरभ जी की मर्जी है कि इसमें से इतने सीट बनाते हैं, इसमें से इतनी बनाते हैं, तो डिलिमिटेशन तो होगा। कहाँ हो रहा है? आप फिर वही बात कर रहे हैं, फिर वही तो झगड़ा हो रहा है। डिलिमिटेशन कहाँ हो रहा है? क्या डिलिमिटेशन के साथ ये 2029 का बिल पास होगा? डिलिमिटेशन के लिए 5 साल चाहिए। आज 2026 में खड़े हम, 2029 में 5 साल है। नहीं, डिलिमिटेशन तो हो रहा है, 2011 की जनगणना पर हो रहा है वो तो अब 2011 की जनगणना पर आ जाए तो 2011 की जनगणना पर क्यों हो जब 2026 की जनगणना पर हम चल रहे हो? मैं सवाल के तौर पर अच्छा ठीक है, आपने सारे सवाल फ्रेज इसमें कर दिए। 2 सवाल हैं, एक लोकसभा, इनमें से किसी का जवाब भी देंगे कि नहीं? नहीं, मैं जवाब नहीं, मैं तो सवाल सरकार से समझना चाहता हूं कि भाई ये सारे सवाल हैं जिन मैं कैसे जवाब दूंगा। सरकार के पास सवाल है कि इन सवालों के जवाब देने चाहिए। फिर डिलिमिटेशन में हमेशा एक और काम किया सरकार ने इस बिल में कि डिलिमिटेशन की पावर जो संविधान के पास थी, जो संसद के पास थी, उसे खत्म कर दिया, उसे कमजोर किया गया। इसलिए मैंने मोटे तौर पर इसको दक्षिण भारत उत्तर भारत वाली जो बहस चल रही है, या कि भाई नॉर्थ भारत का वेटेज बढ़ जाएगा वो, और डिलिमिटेशन और ओबीसी आरक्षण वाली 3 बड़े उस पर जो सर, क्योंकि मुझे इस पर सब पर बात कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि आगे चर्चा कर लेंगे हम। पहले तो, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इसको पास करा पाएगी? क्योंकि इन 3 बिलों में जो मुख्य बिल है वो संविधान संशोधन बिल है,
उसके लिए तो 2/3 चाहिए, सरकार के पास 2/3 नहीं है और ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ अच्छी है। ऑपोजिशन के टूटे बगैर या ऑपोजिशन के एब्सटेन किए बगैर कि वो वोट ना करे और सदन की संख्या भी टूटना ही है, ये बिल पास नहीं हो सकता। तो क्या सरकार ने इतना मैनेज कर रखा है और ऑपोजिशन के कुछ सांसद जो हैं क्या वो सरकार के साथ हैं तभी ये बिल पास होगा, वरना नहीं। बाकी जो 2 बिल है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकते हैं, वो सरकार करा लेगी। संविधान संशोधन बिल सरकार विपक्ष के सपोर्ट के बिना पास नहीं करा सकती। इतनी बात हो जाए त्रिपाठी जी पहले, फिर मैं बाकी की बात तो फिर लंबे विषय हैं। नहीं ठीक है, तो इसी के सीधे सीधे बात कि जिस स्तर पर जाकर नरेंद्र मोदी ने बाकायदा विज्ञान भवन में कार्यक्रम किया, अलग अलग लोगों से मिले, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, वो तो बिल्कुल सोनिया जी के विश्वस्त हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी कहा, मायावती ने जिस तरह समर्थन किया है, मीरा कुमार उस कार्यक्रम में चली गई जो नारी शक्ति वंदन पर विज्ञान भवन में और प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया। तो इसका मतलब ये है कि जिसको कहते हैं ना कि आदमी लूप होल्स जो है उसको तो टाइट करके बैठा हो। फिर याद आता है 370 पर तो एकदम असंभव लगता था, जाने कौन कौन से तरीके निकले, वो हो गया। फिर याद आता है कृषि कानून, भले सरकार ने दूसरी वजहों से उसको वापस लिया लेकिन उसको भी पारित करा लिया। मुझे लगता है कि जो 293 से 360 के बीच का ये 67 सीटों का फासला है उसका कुछ इंतजाम सरकार ने कर रखा है और बिल तो सरकार पारित करा लेगी, इस पर ही बात। ठीक है, तो अब एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर जो मूल विषय विजय जी ने रखे हैं और रिफ्रेश किए